क्या तुम दोनों भी इस निकाह से वाकिफ थे? हारून शाह ने अहान शाह की बात पे आंखें फैलाते हुए सामने खड़े जुरेश शाह और अर्जिम शाह से धाड़ते हुए इस्तफसार किया था। अर्जिम शाह और जुरेश शाह ने थूक निगलते हुए अहान शाह को घूर के देखा, जो कंधे उचकाता वो अपनी कामती बीवी का बाजू मसलता उसे मध्यम आवाज में कुछ बोलता रिलैक्स कर रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुम दोनों से, हारून शाह गर्राए थे। जी बाबा, जी ताया जान। सुरेश शाह और अर्जिम शाह ने अपना निचला लब दबा के मुंह लटकाते हुए उन्हें सच बताया। आदिल शाह की हैरानगी की कोई इंतहा नहीं थी। उनके चारों पोते ही एक से बढ़कर एक नाफरमान थे। और कौन कौन से राज हैं जिनसे हम सब अभी तक ना वाकिफ हैं? सारे हार्ट अटैक आज ही दे दो हमें। आदिल शाह धाड़े थे। दरियाब शाह ने अपने बाबा जान के कंधे पे हाथ रखते हुए उन्हें शांत किया था। फिलहाल के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है आप सब गुलाली को मेरी बीवी समझते हुए इतनी ही इज्जत बख्शेंगे जितनी इस हवेली में अहान हारून शाह की है। अहान शाह स्पार्ट अंदाज में कंधे उचकाते हुए गोया हुआ था। अहान, तुम ये नहीं कर सकते, प्लीज इसे तलाक दो, तुम मेरे हो। मिराल शाह आंसू बहाते हुए अपने लबों से जुमले तोड़ तोड़ के अदा करती हुई बोली थी। शट अप मिराल शाह। अहान शाह उसकी बात सुनते हुए जलते तवे पे बैठता गराया था। शाह बीबी को फिजा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। मिराल शाह को बच्चों की तरह रोते देख के उन्हें अपना दिल कम होता हुआ महसूस हो रहा था। शाह, ये नौकरानी मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। तुम मेरे बेटे हो। मैंने पाला है तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात कभी रद्द नहीं करोगे। तलाक दो इस चोरनी को। शाह। शाह बीबी अपना सीना मसलते हुए उखड़ते सांस के साथ लहू रंग आंखों से किसी शेरनी की तरह गरा रही थी। इस उम्र में भी उनकी आवाज की गरज कायम थी। शाह बीबी को अपना सीना मसलते और उनका जर्द से सफेद पड़ता चेहरा देख के अहान शाह ने गुलाले का बाजू छोड़ा था। शाह बीबी। अहाचा तेजी से उनकी तरफ बढ़ा था। शाह अभी और इसी वक्त तलाक दे के मेरी नवासी से निकाह करो। शाह बीबी अब की बार अपनी आंखों में आंसू लेती चीखी थी। वो हनूज अपना सीना मसलती गहरे गहरे सांस भर रही थी। अहाजा की आंखों में तहैयर वाजे था। शाह बीबी का जिद्दी अंदाज देखते अहाजा ने अपना माथा मसला था। अहाजा की कनपटी की रगें उभरती हुई जैसे फटने के दर पे थी। शाह बीबी की बात पे गुलाले का दिल जोरों से धड़कता हुआ पागल हो रहा था। उसने सारों की तार आंसू बहाते हुए अहान शाह की तरफ देखा। अभी तो सब ठीक होने जा रहा था, क्या सब फिर से खराब हो जाएगा? अहान शाह उसके बजाय मिराल शाह का हो जाएगा? अहान शाह ने शाह बीबी के पास जाते हुए उन्हें थामना चाहा, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर हो चुकी थी। शाह बीबी रिलैक्स, आप ठंडे दिमाग से सोच। अभी अहान शाह अपनी बात मुकम्मल करते हुए उन्हें शांत करता जब शाह बीबी ने उसकी बात काटी थी। शाह, तलाक दो इसे। शाह बीबी एक बार फिर से गुलाली को कहर बरसाती नजरों से घूरती गर्राई थी। वो गहरे सांस भरती खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। उनका बीपी शूट कर चुका था, जिसका सबूत उनका सुर्ख पड़ता चेहरा दे रहा था। मेरी बीवी मेरी मलकियत है शाह बीबी, और शाह अपनी मलकियत से अपना हक कभी नहीं करते, तो मैं क्यों कर अपनी बीवी से अपना हक खत्म करूंगा? आहाजा एक बार फिर से धाड़ा था। उनकी तलाक वाली बात उसे शदीद नागवार गुजरी थी। गुलाली की जैसे जान में जान आई। ला हौला वला कुव्वा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे खानदान में पहले क्या तलाकें होती नहीं है जो हमारा पोता अपनी बीवी को तलाक देगा? शाह बीबी के बार बार एक ही मुद्दे पे आदिल शाह भी नागवारी से बोले थे। लहजे में अहान शाह से नाराजगी का अंसर भी शामिल था। सरताज अम्मा, जो शाह बीबी की तबीयत के पेशे नजर पानी का ग्लास लेके लाउंज में दाखिल हुई थी, अहान शाह ने अपनी कनपटी को उंगली से मसलते हुए अपने गुस्से पे काबू पाने की नाकाम कोशिश करते सरताज अम्मा से पानी का ग्लास पकड़ते हुए शाह बीबी को अपने बाजू के घेरे में लेते जबरदस्ती उनके होंठों से लगाना चाहा था, लेकिन वो उसका हाथ झटक के पानी का ग्लास जमीन पे फेंकती शदीद गुस्से और नाराजगी से उसे देखती अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। अहान शाह ने उनके पीछे जाना चाहा, लेकिन हारून शाह की बात पे वो अपने कदम रोक चुका था। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। तुम पहले ही उन्हें बहुत देर धोखे में रख के उनका दिल दुखा चुके हो। अपनी बीवी को अपने कमरे में लेके जाओ और कोशिश करो कि ये शाह बीबी के सामने कम ही आया करे। अगर शाह बीबी को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना शाह, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हारून शाह गुस्से से धारते हुए शाह बीबी के कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। जावियार शाह अपनी रोती हुई जिद्दी बेटी को अपने सीने से लगाते अहान शाह को तासिफ और गुस्से से देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। आंचा ने गुस्से से सोफों के पास पड़ी बड़ी सी शानदार कुर्सी को अपने पैर की ठोकर से जमीन पे गिराया। उसके गुस्से पे गुलाली का दिल उछल के हलक में आया था। जोहरा माम और दरियाब शाह ने आगे बढ़ते हुए आंचा के कंधे पे हाथ रखते उसे तसल्ली दी थी, जिसपे ऊपर खड़े काजिम शाह ने बेदर्दी से अपना निचला लब दांतों में दबाया था। उसके माँ बाप का प्यार एतबार उसकी दफा कहाँ जा सोया था। काजिम शाह जोर से रीलिंग पे अपने हाथ का मुक्का बना के मारता हुआ तेजी से सीढ़ियों से उतरते बाहर की तरफ बढ़ चुका था। दरियाब शाह ने कनखियों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। काजिम शाह को सबसे लाताल्लुक देखते हुए जुरेश शाह अपनी बहन को शदीद गुस्से से घूरता बाहर के जाने पड़ चुका था। एजल शाह
अपने लाला के रवैये पे हक्का बक्का सी उसे देख के रह गई। मैं आइंदा से किसी मामले पे आपका साथ नहीं दूंगा। आपने देखा बाबा कैसे मुझे सालिम निगाहों से घूर रहे थे, जैसे सारी जिंदगी मुझे कवारा रखने का इरादा रखते हो। अजीम शाह गुस्से से अहाद शाह की तरफ देख के दांत पीसते हुए बोला था, जिसने अपने साथ साथ सबको मरवाया था। उसका बाप उसे अच्छी खासी घूरियों से नवाजता यहाँ से गया था, जिसपे अजीम शाह ने अपने चेहरे पे मस्तूई मासूमियत सजाई। कोई बात नहीं, सारी जिंदगी नामहरमों को छू के गुनाह इकट्ठे करते रहना, क्योंकि तुम इसी लायक हो। अहाद शाह जो गुस्से से भरा पड़ा था, अजीम शाह के अल्फाजों पे उसने भी चेहरे पे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए उसके कुछ देर पहले वाले अल्फाज उसे अपने तरीके से वापस किए थे, जिसपे वो उसे घूर के देखता पैर पटकते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। एजल बच्चे। सबके जाने के बाद अहाद शाह ने एजल को पुकारा, जो न जाने की सोच में गुम थी। जी लाला। एजल शाह बौखलाती हुई उसकी तरफ बढ़ी। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? अहाद शाह ने सबके जाने के बाद उसकी लाताल्लुकी और खामोशी को मद्देनजर रखते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए इस्तफसार किया। नहीं तो लाला, मुझे तो गुलाली शुरू दिन से बहुत अच्छी लगती थी और ये मेरी दोस्त भी तो है ना, लेकिन इसने मुझसे अपना निकाह छुपाया, इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। एजल शाह लाड से अपने लाला के सीने से लगती गुलाली की तरफ देख के अपनी नाक सकोड़ते हुए बोली थी। गुलाली ने सुर्ख पड़ते हुए मासूमियत से अपनी नजरें झुकाई थी। अहाद शाह ने एक नजर गुलाली के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख के बामुश्किल अपनी नजरें उस पर से हटाई थी। मुझे किसी काम से जाना है, तुम अपनी दोस्त को लेकर ऊपर मेरे रूम में चली जाओ और इससे खूब सारा नाराज रहो। अहाद शाह एजल शाह के माथे पे प्यार से लब रखता, फिर से एक नजर गुलाली की तरफ देखकर बोलता बाहर की तरफ बढ़ चुका था। वो इस वक्त खुद को बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था। वो कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था। एजल शाह मुस्कुरा के गुलाली का हाथ थामती उसे ऊपर ले जाने वाली थी, जब गुलाली ने सरताज जम्मा की आंखों में आंसू देखते हुए उन्हें गले से लगाया। चाहे वो कल उस पे अपने अनपढ़ होने की वजह से हाथ उठा चुकी थी, लेकिन ये भी सच था उन्होंने उस पे आज तक हाथ नहीं उठाया था। अगर उसे जरा सा बुखार होता तो वो उसके लिए रातों को जाग जाग के उसे पटिया करती। अब वो यूं अहाद शाह की बीवी के ओहदे पे आने के बाद उन्हें भूल नहीं सकती थी। एजल ने मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा। सरताज अम्मा तो 100 दफा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो आज सुबह से ही गुलाली से अपने रवैये से काफी शर्मिंदा थी। सुबह चढ़ते ही उन्होंने गुलाली से माफी मांगने का सोचा था, लेकिन वो तो अनेक्सी में थी ही नहीं। अभी उसके अहाद शाह के साथ यूं हवेली आने पे वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बिलाखिर उनकी तकलीफों और आजमाइशों के बाद उनकी बेटी को उसका ओहदा मिल चुका था। सरताज अम्मा बेऔलादी की वजह से अपने तमाम तर प्यार गुलाली पे निछावर करती थी। वो चाहे उनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन वो उससे दिल से प्यार करती थी। लेकिन अफसोस, वो कल उस पर बेतबारी दिखाती हुई उसे तोड़ चुकी थी। वो गुलाली के खुद से गले लगने पे फूट फूट के रोती हुई उसका चेहरा चूम के उसकी तारीफ कर रही थी, जिसपे गुलाली ने सू सू करते हुए एजल शाह की तरफ देखा था, जो उसे आंसू साफ करने का इशारा कर रही थी। जुरेश शाह हॉस्पिटल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता तेजी से राहदारी की तरफ बढ़ा। काउंटर से डॉक्टर मिरहा शाह के कैबिन में की तफसील लेता वो लंबे लंबे डग भरता ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा था। लिफ्ट पहले ही यूज में थी, इसीलिए जुरेश शाह सीढ़ियों से जा रहा था। सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसके सिल्की भूरे बाल उछलते हुए उसके माथे पे बिखर रहे थे। वो आसपास के बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज बना था। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि लोग उसे यकटक देखने पे मजबूर हो जाया करते। सुरेश शाह सबकी नज़रों को इग्नोर करता वह बिलाखिर मिरहा शाह के कैबिन की तरफ बढ़ा, जो कब से आके ही नहीं दे रहा था। उसके कैबिन के बाहर डॉक्टर मिरहा शाह की तख्ती पढ़ते हुए सुरेश शाह का सर फखर से बुलंद हुआ था। वो जिसे इन गुजरे 6 सालों में डॉक्टरी पेशे से नफरत हो चुकी थी। मिरहा शाह के मुंह से उसकी सारी कोशिशें, इश्क से दूरी, उसके इश्क की तड़प का सुनते हुए वो सारी नफरत जैसे कहीं दूर जा सोई थी। वो इस तख्ती पे नरमी से हाथ फेरता कैबिन का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। मैं आई कम इन मैम? सुरेश शाह शरारत से बोला था। मिरहा शाह जो उस वक्त किसी लड़की का चेकअप करने में मसरूफ थी, सुरेश शाह की आवाज़ पे वो नाराज़गी से मुंह मोड़ती फिर से अपनी पेशेंट की तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। उसके फूले मुंह को देखते हुए सुरेश शाह गहरी सांस भर के ढीठों की तरह खुद ही उसके कैबिन में दाखिल हो चुका था। जानता जो था वो नाराज़ है और नाराज़गी में उसे मुंह भी नहीं लगाएगी। सुरेश शाह कदम बढ़ाता हुआ उसके टेबल की तरफ बढ़ चुका था। उसने उसके करीब आते हुए उसे कतई सलाम नहीं झाड़ा। सामने बैठी लड़की के सामने अपनी बेइज्जती करवाने का फिलहाल सुरेश शाह का कोई मूड नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप उसकी कुर्सी के पास जाके खड़ा हो चुका था। सुरेश शाह अपने
शूज जमीन पे खरोंचता हुआ अपना सारा ध्यान मिरहा शाह के सफेद हाथों पे मरकूज किए हुए था, जिनसे वो डॉक्टरों की लिखाई में एक फाइल पे कुछ अल्फाज घसीटती हुई फिर से अपनी पेशेंट को चेक करने लगती। मिरहा शाह हनूज अपनी पेशेंट को चेक करती रही, जिनकी सारी तवज्जो अब उसके बंदे पे जा चुकी थी। अपने सामने बैठी लड़की को जुरेश शाह को ताड़ते देख के मिरहा शाह के तन बदन में आग लगी। आप कोशिश करें रात का खाना जल्दी खा लिया करें, इससे रात में आपका दिल। अभी मिरहा शाह दांत कचकचा के बोलती अपना जुमला मुकम्मल करती जब उस लड़की को अपने बजाय जुरेश शाह में महू देखते हुए मिरहा शाह की सुनहरी आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। मिरहा शाह ने तीर सी तेजी से जुरेश शाह की तरफ देखा, जो टिकटिकी बांधे अपनी मनगूहा के हाथों की तरफ देख रहा था। मिरहा शाह को अपनी तरफ देखता पाके जुरेश शाह ने आंखों में मोहब्बत ली, उसे मुस्कुरा के देखा, जिसपे वो इतराती हुई फिर से अपनी पेशेंट की तरफ मतवज्जे हुई थी। हाँ, कैसे नदीदों की तरह घूरे जा रही है मेरे बंदे को, बस राले टपकाने की कसर रहती है। मिरहा शाह ने उस लड़की की तरफ देखते हुए सुलगते दिल से सोचा था। इस दफा मिरहा शाह ने कुछ भी बोलने के बजाय पर्चे पे कुछ यूं अल्फाज घसीटे। आई चेक यू गोट अ स्टार्टिंग प्रॉब्लम मेडिसन क्लोज योर आइज वेन एवर यू सी हैंडसम बॉयज एंड स्पेशली वाइफ बॉयज। आप बाहर से जाके अपनी फीस वापस ले सकती हैं। मिरहा शाह दवाओं वाला पर्ची उस लड़की की तरफ बढ़ाती उसे मतवज्जे करने के लिए अपना टेबल बजाती दांत पीसते हुए बोली थी। जुरेश शाह ने अपना निचला लब काटते हुए एक नज़र पर्ची पे और दूसरी नज़र मिरहा शाह को देखते तासुब से सर हिलाया था। वो खुद काफ़ी देर से सामने बैठी लड़की की नज़रें खुद पे महसूस कर रहा था, लेकिन वो नज़रअंदाज करता मिरहा शाह की तरफ मतवज्जे रहा। उसे इन सब नज़रों की आदत थी। वो लड़की टेबल बजने की आवाज़ पे चौंक के मिरहा शाह से पर्ची पकड़ रही थी। मिरहा शाह की फीस वापस करने वाली बात पे वो एक पल के लिए हैरान जरूर हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब दिमागी से पर्ची पे लिखी तहरीर को पढ़ती शर्मिंदा हुई। उसने एक शर्मिंदा नज़र मिरहा शाह पे डाली, जो उसे अच्छी खासी घुर्रियों से नवाज रही थी। मिरहा शाह की घुर्रियों की ताप ना लाते हुए वो लड़की जल्दी से वहां से रफू चक्कर हुई। उस लड़की के यूं भागने के अंदाज से जाने पर जुरेश शाह होले से हंसता हुआ मिरहा शाह की कुर्सी अपनी तरफ घुमा चुका था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती फिर से फ़ोन अपने कान लगाती नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़ बोलती जुरेश शाह को आंखें फैलाने पे मजबूर कर चुकी थी। अब कोई पेशेंट नहीं आ रहा, बस हम लंच पे चल रहे हैं, उठो। सुरेश शाह ने अपने हाथ की चुटकी बजाते हुए उस पर रोब झाड़ा। मुझे भूख नहीं है, मिरहा शाह स्पार्ट अंदाज में कहती अपनी कुर्सी सीधी करने ही वाली थी जब जुरेश शाह ने उसकी कुर्सी के दाएं बाएं हाथ रखता उसके चेहरे पे अपना चेहरा झुकाया था। क्या मतलब भूख नहीं है? मैं अपना काम छोड़ के तुम्हें लंच पे ले जाने के लिए आया हूँ और मैडम को। अभी जुरेश शाह उसे प्यार से डपटता अपनी बात जारी रखता जब मिरहा शाह ने उसकी बात काटी। लंच का टाइम गुजर चुका है, जहाँ पे पिछले 2.5 घंटों से थे वहीं पे जाके अपना बाकी का काम भी पूरा कर लो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा। मिरहा शाह स्पार्ट आवाज में बोलती अपना चेहरा मोड़ चुकी थी। उसके रुख मोड़ने पे सुरेश शाह ने नागवारी से उसका चेहरा अपने हाथ में नरमी से दबोचते हुए अपनी तरफ किया। अभी वो कोई शिद्दत भरी जुसारत कर डालता जब दरवाजा बजने की आवाज पे वो ना चाहते हुए भी उससे दूर हुआ। दरवाजा बजने की आवाज में मिरहा शाह अपनी कुर्सी तेजी से सीधी करती कम इन बोलते हुए अपनी पेशेंट की तरफ मुस्कुरा के देख रही थी, लेकिन ये मुस्कुराहट अगले ही पल सिमटी थी जब खैर से उस लड़की को भी अपने बंदे की तरफ टिकटिकी बांध के देखता पाया। सुरेश शाह ने बगौर अपनी मनगूहा के तासुरात नोट किए थे, जिसपे वो कंधे उचकाता हुआ अब उसके टेबल पे मौजूद चीज़ों के साथ छेड़खानी करता खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था, क्योंकि सामने एक नज़र भी किसी लड़की की तरफ देख के उसे अपनी पोसेसिव बीबी की मजीद नाराज़गी मोल नहीं लेनी थी। वो पहले ही उसका 2.5 घंटे से इंतज़ार करती उससे शदीद नाराज़ थी। सुरेश शाह ने उससे कॉल पे बोला था वो हॉस्पिटल से लंच कतई नहीं करेगी, बल्कि वो दोनों आज साथ लंच करेंगे, लेकिन हवेली में हुए आज के वाक़े की वजह से वो ना चाहते हुए भी लेट हो चुका था। आप वहाँ कर्टन के पीछे बेड पे जाके कुछ देर आराम कर लेना, फिर चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। मिरहा शाह एकदम से जुरेश शाह का मजबूत हाथ अपने हाथ में थाम के जोर से दबाती चेहरे पे शर्माए तासुरात सजाती हुई बोली थी। सुरेश इस अचानक आफताब में अपनी बीवी को देख के रह गया, जो भी कुछ देर पहले उससे नाराजगी से मुंह मोड़ रही थी और अब उससे झूठा शर्माती हुई वो उसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। और इस पे तजाद उसके मुंह से खुद के लिए आप सुनते हुए जुरेश शाह का दिल चाहा अभी उसके गुलाबी होठों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में दबोचते हुए चूम डाले। दोपहर के 5 बजे उसके मुंह से लॉन्ग ड्राइव का सुनते हुए जुरेश शाह ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया था। नो बेबी, आई एम कंफर्टेबल हेयर। सुरेश शाह अपने हाथ की पोरों से होले से उसका रुख सफ़ेद गाल छूता प्यार से बोला था, लेकिन अपने इस जुमले से वो मिरहा शाह को अंदर तक जला के रख चुका था। मिरहा शाह ने गुस्से से अपना चेहरा उससे दूर करते हुए अपना ध्यान अपनी पेशेंट की तरफ किया।
मतलब वो इन लड़कियों की गंदी नजरें खुद पे महसूस करता हुआ कंफर्टेबल था। ओह, मिरहा शाह का दिल क्या वो अपने टेबल से पेपर वेट उठा के अपने खूबसूरत बंदे के सर पे मार डाले। उसने जल्दी से उस पेशेंट का चेकअप करते हुए उसे भी यूं ही रफू चक्कर किया था जिस तरह से उससे पहली लड़की को यहाँ से भगाया था। उस लड़की के जाने के बाद वो गुस्से से अपना फोन पकड़ती खुद के लिए किसी कन्वेंस का इंतजाम करने लगी, क्योंकि अपने शोखे बंदे के साथ वो हरगिज नहीं जाने वाली थी। उसे उबर मंगवाते देख के जुरेश शाह ने तेजी से उसके हाथ से उसका फोन थापते हुए अपनी ब्लैक पैंट की जेब में रखा था। मेरा फोन वापस करो जुरेश शाह। मिरहा शाह अपने टेबल पे हाथ मारती कर आई थी। काम डाउन शहजादी, हवेली में एक एमर। अभी जुरेश अपनी बात मुकम्मल करता जब मिरहा शाह ने उसकी बात काटी। मेरा फोन वापस करो मुझे, और जाओ उन्हीं लड़कियों के साथ जाके लंच करो जिनकी नजरों से भी कुछ देर पहले तुम कंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो बेहद जेलस अंदाज में शुरबार लहजे में बोली थी। उसकी छोटी सी नाक को गुस्से से सुर्ख देखते हुए जुरेश शाह ने उसकी बातों पे बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी शहजादी के साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ। जुरेश शाह ने उसकी कुर्सी एक बार फिर से अपनी तरफ खींचते हुए उसके दाएं बाएं हाथ रखते उसके सुर्ख नाक पे अपने लब रखे थे। मिरहा शाह ने गुस्से से उसे खुद से दूर झटका। उसने सुबह से सिर्फ हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था और लंच भी उसने जुरेश शाह के ना आने पे गुस्से से नहीं किया था। उसने उसे ढेरों फोन कर डाले थे, लेकिन जुरेश शाह का फोन बिजी या बंद जा रहा था। और बस फिर जब जुरेश शाह ने उसे कॉल्स बैक की थी, उसने भी उसका एक फोन नहीं उठाया था। आइंदा से मुझे खुद से दूर मत छटकना, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। मिरहा शाह। उसके दूर छटकने पे जुरेश शाह उसके टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए धाड़ा था। उसकी धारने पे नाजुक सी मिरहा शाह ने अपनी सुनहरी आंखों में नाराजगी के साथ साथ नमी लिए उसकी तरफ देखा। उठो फौरन और मेरे साथ चलो, जुरेश शाह जानबूझ के गुस्से से बोला था, क्योंकि जानता था उसकी जिद्दी बीवी उसके नरम लहजे पे रात तक भूखी तो बैठी रहेगी, लेकिन नखरे दिखाना बंद नहीं करेगी। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मेरा फोन वापस करो मुझे। मिरहा शाह अपनी आंखों की नमी पीछे को धकेलती बदतमीजी से बोली थी। उसकी बदतमीजी पे जुरेश शाह को अब हकीकतन गुस्सा आया था। वो इतनी सी बात पे उससे टिपिकल बीवियों की तरह झगड़ रही थी। जुरेश शाह ने एकदम से झुकते हुए उसके गुलाबी होठों को गुस्से से अपनी दस्तरस में लिया। उसकी शिद्दत भरी गिरफ्त मिरहा शाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मिरहा शाह ने सिसकी भरते हुए उसकी तरफ देखा था, जिसके नाक पे 24 घंटे गुस्सा बैठा होता था। उसे सिर्फ अपने गुस्से की परवाह थी, अपनी मनकूहा की नाराजगी की कोई परवाह नहीं थी। मिरहा शाह ने गहरे सांस भरते हुए भराए दिल से सोचा, रास्ते में ट्रैफिक थी इसलिए लेट हो गया था। सुरेश शाह ने उसे नरमी से जवाब दिया। मिरहा शाह बिना कुछ बोले अपना बैग उठा के ओवरऑल बाजू पे डालती हुई बाहर की तरफ बढ़ने ही वाली थी, जब सुरेश शाह ने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे दीवार के साथ लगाया। मुंह ठीक करो। सुरेश शाह उसका सपाट चेहरा देखते हुए उसका गाल प्यार से छूते हुए बोला था। पहले गुस्सा उतार लेते हो, फिर प्यार करना याद आ जाता है। मिरहा शाह उसके चट्टानी सीने पे मुक्का जड़ती गुस्से से बोली थी। तुम जब जब जिद और बदतमीजी के दरमियान फर्क भूलोगी, यूं ही मेरे गुस्से का सामना करोगी। इसीलिए अगर अपने होठों की खैर चाहती हो तो आइंदा से मुझसे बदतमीजी वाला लहजा मत अपनाना, माय प्रीटी लेडी। सुरेश शाह उसके माथे के साथ अपना माथा टकराता बेबाकी से बोलता उसे आंख मार चुका था। मिरहा शाह ने बिलाखिर शर्माते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था, लेकिन उस शर्माहट में भी वो उसके सीने पे काटना नहीं भूली थी। मेरी जंगली बिल्ली को इतनी भूख लग रही है? सुरेश शाह ने उसके दांत अपने सीने पे महसूस करते हुए धड़कते दिल से शरारत आमीज लहजे में पूछा। वो अपनी अदाओं से उसकी धड़कनें 200 की स्पीड से दौड़ाती थी। मैंने गुस्से से लंच भी नहीं किया था रेस। वो उसके सीने पे अपनी ठोड़ी टिका के उसकी तरफ लाड से देखती बोल रही थी। अपने हक हलाल के शोहर को नखरे दिखाने का भी अपना ही मजा और अंदाज था मिरहा शाह का। हद है। अगर आइंदा से मैं लेट हो जाऊं तो ऐसी हमाकत मत करना जाने रेस। मैं जान के लेट नहीं हुआ था, प्रॉमिस। चलो कुछ खाने चलते हैं। सुरेश शाह उसके माथे को प्यार से चूम के उसके सर पे दुपट्टा ओढ़ाते उसे प्यार से डपट रहा था, और वो अपनी नाक सिकोड़ती जानबूझ के बच्चों की तरह सर हिला हिला के उसका दिया गया दुपट्टा उतारती उसे खड़ूस बनने पे मजबूर कर रही थी, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता था जब वो खड़ूस बनते हुए उसे अपनी चील जैसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाता था। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन आहत शाह अभी तक अपने कमरे में नहीं आया था। शायद वो दोपहर का हवेली से निकला अभी तक हवेली में ही दाखिल नहीं हुआ था। एजल शाह ने गुलाली के लिए रात का खाना उसके कमरे में ही पहुंचा दिया था, क्योंकि गुलाली ने हारून शाह की बातें याद करते हुए नीचे जाने से इनकार कर दिया था। गुलाली को इतने प्रोटोकॉल की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने जहर मार के 2 नवाले लिए।
वो लाशौरी तौर पे अहान शाह का इंतजार कर रही थी। वो अभी तक सुबह वाली फ्रॉक और अहान शाह की चादर में मलबूस थी, क्योंकि एजल उसे कपड़े चेंज करने के लिए दूसरा लिबास देना भूल चुकी थी और गुलाली ने भी झिझकते हुए उससे दूसरा लिबास नहीं मांगा था। अहान शाह की गई सारी शॉपिंग उसी गाड़ी में रह चुकी थी। गुलाली अहान शाह के कमरे की एक एक चीज को देखते हुए बार बार जगह बदल बदल के मासूमियत से कभी सोफे पे बैठती, कभी बेड पे, तो कभी नीचे जमीन पे पड़े मोटे से खूबसूरत कालीन पे। उसे अभी तक ये सब एक ख्वाब लग रहा था। वो मुस्कुरा के कमरे में लगे अहान शाह के बड़े से पोर्ट्रेट को देख रही थी, जिसमें वो अर्जिम शाह की गर्दन दबोचते हुए उसे मस्नूई घुरियों से नवाज रहा था और अर्जिम शाह मासूमियत से अपना निचला लब फैला के अपना कान पकड़े हुए था। वो दोनों इस तस्वीर में नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। वो उन दोनों की चढ़ती जवानी की तस्वीर लग रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये खूबसूरत इंसान उसका हो चुका है। उसका तस्वीर में मुकम्मल फोकस अपने खूबसूरत शोहर की तरफ था। गुलाली को आज उस पर टूट के प्यार आ रहा था। ये पोर्ट्रेट शायद अहान शाह ने कुछ दिन पहले ही चेंज करवाई थी, क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ अहान शाह और काजिम शाह की तस्वीर देखती आई थी। लेकिन जो कि आजकल काजिम शाह और अहान शाह के ताल्लुक में काफ़ी दरारें आ चुकी थी, इसीलिए वो उसकी तस्वीर तक अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। अहान शाह की तस्वीर को देखते देखते अब उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसे अभी उसके कमरे के साथ मजीद छेड़खानी करनी थी। वो सामने दीवार पे लगी एलसीडी को देखती उसका रिमोट तलाश कर रही थी, जो एलसीडी के बिल्कुल नीचे टेबल पे पड़ा हुआ था। गुलाली ने बड़ी खुशी से रिमोट पकड़ा था, लेकिन उस पे इतने सारे बटन देखते हुए उसकी समझ से बाहर था। वो कौन सा बटन दबाएगी तो ये ऑन होगी। गुलाली इस खौफनाक से रिमोट को मासूमियत से घूर के सोफे पे बैठ चुकी थी। उसे फिर कुछ देर बाद सर्दी महसूस हुई तो वो बेड की तरफ बढ़ गई। बेड पे बैठते ही उसने जल्दी से खुद को कंबल में छुपाया। चेहरे पे कंबल लेने से अहान शाह की मखसूस खुशबू महसूस हुई थी तो उसके गाल खुद ब खुद सुर्ख होने लगे। गुजरी रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के पर्दों में लहराया था। वो कैसे उसके गुस्से पे उसे प्यार से डील कर रहा था, वो सब याद करते हुए गुलाली तकिए से सर उठा के आलती पालती मार के बेड पे बैठती अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा चुकी थी। उधर रात के मंजर याद करते हुए गुलाली का दिल धड़क रहा था तो वहां ऑफिस में बिला वजह बैठ के अपने कमरे की फुटेज देखते अहान शाह का दिल अपनी नाजुक बीबी की अदाओं पे धड़कता बाहर निकलने को बेताब था। वो कब से खुद को हवेली जाने से रोके हुए था। वो बिला वजह रात के इस वक्त ऑफिस में बैठा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता, शाह बीबी को मनाने के बारे में मुसलसल सोच रहा था। लेकिन वो जिस तरह से आज उससे नाराज हुई थी, मुमकिन नहीं था वो जल्दी मानेगी। खैर, अहान शाह अपने जहन में आई हर सोच को झुठलाता हुआ लैपटॉप को बंद करते अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटते टेबल से उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। सुरेश शाह और मिरहा शाह मुस्कुराते हुए हवेली के लाउंज में दाखिल हुए। सुरेश शाह उसकी नाक दबाता हुआ उसके कान में कोई सरगोशी कर रहा था। जब सामने से आती एजल शाह को देखते हुए मिरहा शाह ने जल्दी से सुरेश शाह को खुद से थोड़ा सा दूर किया, क्योंकि वो उसके काफी नजदीक खड़ा था। मिरहा शाह के दूर करने पे सुरेश शाह ने अपनी हरी आंखों में सुर्खी लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसके एजल की तरफ तवज्जो दिलाने पे वो समझ चुका था उसने उसे शर्म दिलाने के लिए खुद से दूर किया है। सुरेश शाह ने मिरहा शाह को अभी तक हवेली में हुए आज के वाक़े में बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो घर की परेशानियों की वजह से अपना और उसका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो शायद नहीं, यकीनन अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती को सुन के बुरी तरह से परेशान हो जाती। उसमें और मिराल शाह में काफ़ी प्यार था, लेकिन मिरहा शाह को अपनी तकलीफ़ें खुद तक रखने की आदत थी। वो कभी भी किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताती थी सवाए सुरेश शाह के। और मिराल तो अपनी हर तकलीफ का वावेला मचाते हुए अपने डैड और बहन को बताती थी। वो छोटी सी भी तकलीफ में यूं वावेला मचाती थी जैसे कोई मर गया हो। कैसी हो एजल, आजकल तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही। मिरहाशा आगे बढ़ के एजल को अपने साथ लगाती प्यार से बोली थी। ठीक हूँ दीदा, आप ही अपने हॉस्पिटल में बिजी होती हैं। एजल शाह भी जवाबन उसे मुस्कुरा के जवाब देती उसके साथ लगी थी। सुरेश शाह का मुस्कुराता चेहरा एजल को देखते ही सपाट हो चुका था। वो संजीदगी से ऊपर की तरफ बढ़ने ही वाला था जब एजल की आवाज पे उसके कदम रुके। लाला, मुझे आपसे बात करनी है। एजल शाह उसे ऊपर जाते देख के तेजी से बोली थी। ऊपर आ जाओ। सुरेश शाह रूखे सूखे लहजे में बोलता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। वो खुद भी एजल शाह से बात करना चाहता था। मिरहा शाह पहले तो सुरेश शाह के एजल से यूं रूड लहजे पे चौंकी थी, लेकिन अगले ही पल वो अपना वहम समझते हुए सर झटकी। तुम अपने लाला से बात कर लो, मैं जरा आप ही से मिल लूं। मिरहा शाह हाथ बढ़ा के एजल का गाल थपथपा के बोलती मिराल के कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। एजल शाह गहरी सांस भरती हुई सुरेश शाह के पीछे गई। सुरेश शाह कमरे में आते ही अपनी ब्लैक जैकेट उतार के सोफे पे फेंक चुका था। वो सोफे पे बैठ के नीचे को झुकता हुआ अपने शूज के लेसिस खोल रहा था जब एजल शाह उसके कमरे में दाखिल हुई। बोलो, क्या बात करनी है?
सुरेश शाह हनूज अपने शूजों को उतारने में मसरूफ उसकी तरफ देखे बिना सर्द लहजे में बोला था, लाला आप मुझसे नाराज हैं? इजल शाह अपने हाथ मरोड़ती हुई मध्यम लहजे में बोली। वो उसके रवैये से काफी परेशान थी। तुम्हारा निकाह जबरदस्ती किया गया है ना इजल, एम आई राइट? सुरेश शाह ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपना चेहरा उठाते हुए आईब्रो चुकाते हुए इस्तफसार किया। इजल शाह ने उसके सवाल पे ना समझी से हाँ में सर हिलाया। उसके पास और कोई जवाब नहीं था। ओह वाह! पूरी हवेली के मुताबिक काज़िम लाला एक वहशी और हवस परस्त इंसान है। अगर वो इतने वहशी दरिंदे होते एज़ल शाह तो तुम यूँ पूरी हवेली में घूमने के बजाय अपने कमरे में बैठ के अपने साथ हुई ज़बरदस्ती की शादी के जुर्म पे आंसू बहा रही होती। लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि मेरी बहन के साथ इस निकाह के लिए कोई ज़बरदस्ती की गई है। सुरेश अपनी हरी आंखों में बला की सुर्खी लिए बुलंद आवाज में गर आया था। उसके जुमलों पे एजल शाह अपनी जगह पे स्थिर हुई थी। सुरेश शाह ने आज तक उसके साथ इस लहजे में बात नहीं की थी जिस तरह से वो आज कर रहा था। लाला, अभी एजल ट्रांस की कैफियत में कुछ बोलती जब सुरेश शाह ने उसकी बात काटी। डोंट कॉल मी लाला, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो एजल शाह, क्या तुम्हें अपने भाई पे यकीन नहीं था? सुरेश शाह सोफे से उठता हुआ जरहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता दबी दबी आवाज में गराया था। उसके सवाल पे एजल शाह का दिल जोरों से धड़क रहा था। लाला मुझे कुछ समझ, डोंट जस्ट कॉल मी लाला, डैम इट एजल। हमारी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने पूरी हवेली वालों को धोखा देते हुए काजिम लाला के किरदार पे कीचड़ उछाला था, उन्हें इस तरह से बदनाम किया कि वो खुद से नफरत करने लगे हैं। मुझे तुम्हारे साथ ऐसी बात करते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी मासूम नाजो पली बहन इतनी नीच हरकत कैसे अंजाम दे सकती है। सुरेश अपने भूरे बालों को नोचते हुए हलक के बल चिल्लाया था। सच शुक्र उसके कमरे का साउंड प्रूफ डोर बंद था, इसीलिए उसके चिल्लाने की आवाजें बाहर तक नहीं जा रही थी। सुरेश शाह की धाड़ और उसके जुमले सुनते हुए एजल शाह का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसका पूरा वजूद जलजलों की जिद में आ चुका था। तो क्या उसके लाला उसके गुनाह से वाकिफ हो चुके थे? एजल शाह ने लरसते दिल से सोचा था। उसमें कुछ भी बोलने की सकत जैसे खत्म हुई थी। लाला, मुझे माफ कर दें। इजल शाह ने बिना कोई बहाना बनाए अपने हाथ जोड़े थे। वो बुरी तरह से रोती हुई अपने लबों से लफ्ज तोड़ तोड़ के अदा करती उससे माफी मांग रही थी। मुझसे नहीं, काजिम लाला से माफी मांगो इजल शाह, पूरी हवेली वालों से माफी मांगो। जब तक काजिम लाला तुम्हें माफ नहीं करेंगे तुम भूल जाओ कि तुम्हारा जुरेश शाह नामी कोई भाई भी है। तुम समझो मैं मर चुका हूँ तुम्हारे लिए। सुरेश शाह उसकी माफी पे मजीद गुस्से से चीखा था। एजल शाह हिचकियों से रोती हुई अपनी नीली आंखों में ढेरों आंसू लिए उसे देख रही थी। लाला प्लीज मुझसे यूं खफा मत हो, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे माफी मांगू। ये सब मुझसे पता नहीं कैसे हो गया। इजल शाह उसके गुस्से पे और अपना राज खुलने पे कपकपाती हुई लड़खड़ाते लहजे में उसे अपने दिल का हाल सुना रही थी। वो नहीं जानती थी उसके लाला को ये सब कहाँ से पता चला है। तुमने गलती नहीं गुनाह किया है इजल शाह। तुमने कासिम लाला के दिल को इतने टुकड़ों में तोड़ दिया है जिस पे हम सब मिलकर अगर सारी जिंदगी मरहम भी रखते रहे तो वो फिर भी खुद पे लगे इस बोहतान को भूल नहीं पाएगा। और उनका जब देखो, उन्होंने सब जानते बूझते भी तुम्हें बचाया। जानती हो उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग देखते हुए मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मेरी आंखों में बेयकीनी थी। मुझे इतनी सर्दी में भी ठंडे पसीने आ रहे थे इजल शाह। और तुम खुद सोचो काजिम लाला का उस वक्त क्या हाल होगा जिन पे बैठे बैठे तुमने हवेली की छत गिराई थी और उस बंदे ने फिर भी तुम्हें बचाया। काजिम लाला ने अपने दांत से दांत नहीं उठाया। उन्होंने पूरी हवेली के सामने बदले में तुम्हारे किरदार को दागदार नहीं किया। अगर वो चाहते तो अपने फोन पे आई तुम्हारी कॉल सबको दिखा के खुद बरियो जिम्मा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इजल जानती हो क्यों? क्योंकि वो एक वफादार इंसान है। उन्होंने वहां भी तुमसे वफा निभाई, लेकिन तुमने तुमने क्या किया एजल? अपनी चंद दिनों की मोहब्बत के लिए तुमने अपनी ही मोहब्बत को तोड़ डाला। एजल हाओ! सुरेश शाह अजियत की इंतहा पे चिल्लाया था। एजल शाह के पास बोलने को कुछ नहीं था। आज भी अपना गुनाह आंखों के सामने आया तो खुद पे एक पेट्रोल छिड़कने को दिल चाहा। वो लरसती हुई सुरेश शाह की तरफ देख रही थी जो उसे नफरत से देखता चिल्ला रहा था। तुम्हारे पास एक हफ्ता है एजल शाह। अगर तुमने इन 7 दिनों के अंदर अंदर अपनी जुबान से काजिम लाला की बेगुनाही पूरी हवेली के सामने साबित ना की तो खुदा की कसम मैं 8वें दिन की सुबह चढ़ते ही काजिम लाला की बेगुनाही साबित करते हुए उनके किरदार पे लगा कीचड़ धो डालूंगा। लेकिन मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए कोशिश करो इन 7 दिनों में मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल ना दिखाओ और काजिम लाला को उनका पहले वाला मकाम लौटाओ। नाउ गो फ्रॉम हेयर। सुरेश शाह सरदों सपाट अंदाज में बोलता वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। उसने आम भाइयों की तरह अपनी बहन का गुनाह छुपाया नहीं था।
बल्कि वो हक और सच के साथ खड़ा होता, अपनी लाडली बहन को कटहरे में खड़े होने का हुक्म देता, वहां से जा चुका था। उसने उसे साफ अल्फाजों में बताया था वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एजल शाह लरजते हुए अपने कदमों को घसीटते हुए उसके कमरे से निकली थी। एजल शाह में कुछ भी बोलने और मिन्नत समाजत करने की सकत नहीं बची थी। वो खुद को किसी गंदी नाली का कीड़ा महसूस कर रही थी। फिर आखिर रात के 9 बजे आहाचा की गाड़ी हवेली के पोर्च में आके रुकी। आहाचा ने गाड़ी से उतरते हुए डिक्की खोली। डिक्की से गुलाली की ऑनलाइन शॉपिंग के तमाम शॉपर पकड़ता वो अंदर की तरफ बढ़ा था। वो कैमरे की फुटेज से देख चुका था कि उसकी बीवी उस फ्रॉक में अब अच्छी खासी थक चुकी है। लाउंज में आते ही आहाचा की नज़र सबसे पहले शाह बीबी के कमरे की तरफ उठी थी, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो गहरी सांस भरता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। अपने कमरे तक आते ही उसने पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोला, क्योंकि उसके हाथ में ढेरों की तादाद में शॉपर थे। जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे गुलाली ने सहमते हुए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन आहाचा को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल चुका था। आहाचा ने कमरे में दाखिल होते फिर से पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाए। गुलाली को समझ नहीं आ रही थी वो उसके कमरे में आने पे क्या करे, क्योंकि आहाचा ने उसे सलाम नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम। गुलाली ने खुद ही सलाम करने में पहल की, क्योंकि वो शायद सलाम करना भूल चुका था। वालेकुम अस्सलाम। आहाजा ने मुस्कुरा के उसे सवाल का जवाब देते हुए शॉपर बेड पे रखे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसके यूं अपनी तरफ आने पे गुलाली का छोटा सा दिल धड़का था। आहाजा ने उसके पास आते ही उसे अपने हसार में लिया। उसे अपने हसार में लेते ही उसकी तेज तेज धड़कनें आहाजा को अपने दिल पे महसूस हो रही थी। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। गुलाली ने मनमनाते हुए अच्छी बीवियों की तरह आते ही उससे खाने का पूछा। मुझे भूख नहीं है। जाओ चेंज कर लो, वो रही तुम्हारे ड्रेसेस। हाँ, छा ने उसके सरापे से काफ़ी मुश्किल से अपनी नज़रें चुराते हुए उसके कपड़े चेंज करने को बोला था। नहीं तो कोई बेईद नहीं थी, अगर वो उसके सामने इस काली फ्रॉक में रहती तो वो अपनी खूबसूरत पठानी को उसके हुस्न का अच्छा खासा खिराज पेश करता। लेकिन आप थक के आए हैं, मैं आपके लिए पानी लाऊं? गुलाली अपना काला दुपट्टा खुद पे ठीक से ओढ़ती मासूमियत से बोली थी। उसे अपने शोहर की फिक्र हुई थी, जो उसके मुताबिक सुबह से काम पे निकला अच्छा खासा थक चुका था। क्या चाहती हो, तुम्हारे इस वजूद पे अपनी थकावट उतारते हुए तुम्हारी आंखों के सामने तारे नचा के रख दूं? आहाजा उसे कमर से थाम के अचानक से उसे खुद पे गिराता गमगीन आवाज में बोला। मैं तो बस ऐसे ही। वो शर्मा हया से सुर्ख पड़ती अपने बंदे की तरफ देख रही थी, जो ऑफिस से आते ही बेबाकियों पे उतर आया था। तुमने खाना खाया? जी। गुलाली ने नजरें झुकाते हुए जोर जोर से सर हिलाया था। लेकिन मुझे तो कोई नमकीन टेस्ट नहीं आया, मैं कैसे मान लूं तुमने कुछ खाया है? आहाजा ने उसके होठों को नरमी से अपने अंगूठे से चलाते आईब्रो उचकाते बेबाकी से पूछा था। खाना लेके आओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आहाजा जानबूझ के उस पे एकदम से झुकता, उसके तकिए पे दाएं बाएं अपने हाथ रखता उसे डराते हुए गोया हुआ। न न मुझे मत खाइएगा शाह साईं, मैं बस 2 मिनट में खाना लेके आती हूँ। आराम से ड्रेस चेंज करके जाओ। आहाजा उसे नरमी से बेड से उठाता, उसके लंबे भूरे बालों की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए गोया हुआ। क्या क्या पहनूं? गुलाली ने इतने सारे कपड़ों को देख के अपनी सुबह वाली गलती दोहराते उसे फिर से पहनने के लिए मशवरा लिया था, जिस पे आहाजा ने झट से एक बैग उठा के उसकी गोद में रखा। वो अपनी घड़ी उतारते हुए उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। गुलाली जो मसरूफ अंदाज में उस बैग को खोल रही थी, अंदर से एक बेहुदा सी नाइटी को बरामद होते देख के उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें फैली थीं, चेहरा शर्म से तप उठा था। उसने इतना बेहुदा लिबास अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। ये पहन लो बेबी, फिर तुम्हें खाना लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर मेरा हॉट केक तो तुम होगी ना, जिसे मैं मज़े से यम यम करते हुए खा जाऊंगा। आहाजा उसका सुर्ख अनारी चेहरा देख के अपना कहका जब्त करते हुए बोला था। अपनी रोंदो बीवी के रूहान से तासुरात देखते हुए हादशाह ने उसकी मुश्किल हल करते हुए एक सादा सी लाइट ग्रे शलवार कमीज उसकी तरफ बढ़ाई थी। गुलाली ने डरते डरते उसके हाथ से ये शलवार कमीज थामी थी, गोया वो ये सोच रही थी उसके अंदर से भी कोई बेहुदा चीज ना निकल आए। मेरी ये तस्वीर चोरी क्यों नहीं की थी तुमने? आहान ने उसके गाल से पीछे हटते हुए अपने साइड टेबल पे पड़े फ्रेम की तरफ इशारा करते इस्तफसार किया। गुलाली ने बेसाख्ता उसकी तस्वीर पे मतवज्जे होते हुए अपने निचले होंठ को दांतों में दबाते नजरें झुकाई। आंखों के आगे एक हफ्ते पहले वाला मंजर ले आया था, जब वो उसके कमरे की सफाई करने के बाद उसकी तस्वीर चोरी करने ही वाली थी। लेकिन उस तस्वीर में उसे शर्टलेस देखते हुए वो बुखला के शर्म से सुर्ख पड़ते भागने के अंदाज में उसके कमरे से निकली। उसके जाने के बाद सोने की एक्टिंग करता हुआ आहाजा कितनी देर हंसता रहा। उसने जानबूझ के अपनी शर्टलेस तस्वीर को फ्रेम में लगाया था। यूं शर्माओगी तो मामला खराब हो जाएगा। आहाजा उसके नाजुक फूलों से वजूद को अपनी गोद में उठा के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता शरारत से बोला। मैं खुद कर लूंगी।
आप नहीं, वो बौखला के तेजी से उसके बाजुओं से नीचे उतरने की कोशिश करती नफी में सर हिलाते बोली थी। यहाँ शाह खुद को दांत पेश कर रहा था, जो अपनी रात वाली जिद और गुस्सीली पठानी को मिनटों में अपनी गुस्ताखियों से वापस से मासूम सी पठानी में तब्दील कर चुका था। अपनी अलमारी से वाइट ट्राउजर निकालते ही वो वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। गुलाली ने अपना लिबास तब्दील करने के बाद डरपोक अंदाज में जरा सा दरवाजा खोलते हुए एक आंख से बाहर की तरफ झांका। सर चुकर उसका सर फिरा सैयदजादा कमरे में नहीं था। वो गहरी सांस भरते हुए ड्रेसिंग रूम से निकली थी। सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने के बाद वो बेड पे पड़ी आहाछा की काली चादर उठा के फिर से अपने वजूद पे ओढ़ती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, ताकि अपने भूखे शोहर के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सके, नहीं तो वो वाकई उसने उससे ही खा जाना था। आप ही क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? और ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है आपने? मिराल शाह के कमरे में दाखिल होते ही मिरहा शाह ने अपनी आंखें फैलाते हुए परेशानी से उससे इस्तफसार किया, जो अपने कमरे की एक एक चीज तबाह करती औंधे मुंह बेड पे गिरी हुई थी। मिरहा, मैं मर जाऊंगी। मिराल शाह अपनी बहन की आवाज सुनते ही तकिए से उठती हुई रोते हुए बोली थी। मिरहा शाह फिक्रमंदी से भागने के अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मिराल शाह ने उसे गले से लगाते हुए नरमी से इस्तफसार किया था। मिराल शाह रोते हुए आज का हुआ सारा वाकया उसके गोशे गुजार कर रही थी, जिसे सुनते हुए मिराल शाह की आंखें फैलती जा रही थी। मिरहा, ही इज माइन। वो उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। मिराल शाह उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करती जिद्दी अंदाज में रोते हुए चीखी थी। स्टॉप क्राइंग आपी, हम तकदीर के साथ लड़ नहीं सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। प्लीज खुद को संभाले। मिराल शाह उसकी कमर पे नरमी से हाथ फेरती उसे हौसला देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं मिराल जावियार शाह हूं, मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटूंगी। वो मेरा है, उसे अपनी पहली बीवी को तलाक देनी होगी, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मिराल शाह उससे पीछे हटती अपने बालों को नोचती हुई हजियानी अंदाज में चिल्लाई थी। उसे संभालना मिरहा शाह के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने जबरदस्ती उसे नींद की मेडिसिन दे के पानी पिलाते हुए सुलाने की कोशिश की। वो जानती थी उसकी बहन जिद की बहुत बुरी है। उसका दिल जिस चीज पे आ जाता था वो उसे छीन के ही सुकून का सांस लेती थी। वो बचपन से मिरहा शाह के साथ भी ऐसे ही करती थी। उसे मिरहा की जो चीज पसंद आती थी वो उसके साथ गिफ्ट गिफ्ट खेलते हुए जब तक उससे वो चीज लूट नहीं लेती थी उसे चैन नहीं आता था। मिरहा शाह उदासी से मुस्कुराती हुई अपने और मिराल शाह के बचपन के गुजरे पल याद कर रही थी। वो उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी बेबी सिटर मिरहा शाह थी। वो उससे कई ज्यादा अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन सुरेश शाह के मामले में मिरहा शाह भी सदा की बेवकूफ थी। एजल शाह अपने कदमों को घसीटती हुई काजिम शाह के कमरे की में दाखिल हुई। वो कमरे में आती ही जारों की तार रोती हुई जमीन पे बैठ चुकी थी। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोती अपने बाल नोच रही थी। कितनी देर रोने के बाद उसे महसूस हुआ उसने अभी तक इशा की नमाज अदा नहीं की। वो नमाज पढ़ने की नीयत से जमीन से उठती हुई वॉशरूम की तरफ बड़ी। वुजू करते हुए भी उसकी नीली आंखों से आंसू टिप टिप गिरते हुए उसकी आरज़ें भिगो रहे थे। उसे खुद से बेहद गिन महसूस हो रही थी। वो खुद को इस वक्त दुनिया की गुनाहगार लड़की समझ रही थी। एजल शाह अपनी आरज़ों को बेदर्दी से रगड़ के साफ करती हुई वॉशरूम से निकली। ड्रेसिंग रूम से जयनमाज लाते हुए वो ईशा की नमाज पढ़ने में मशगूल हो चुकी थी। पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने के बावजूद इस दिन का सारा वाकया उसकी आंखों के आगे ले रहा था। वह उसे बेचैन कर रहा था। नमाज से अपनी तवज्जो हटने पे एजल शाह अजियत से रोती हुई बार बार हर लफ्ज़ पे दबाव डाल के पढ़ती हुई अपना पूरा ध्यान नमाज पे लगा रही थी। बार बार उसी तरह कोशिश करने पे वो नमाज की तरफ मतवज्जे होने पे बिलाखिर कामयाब हो चुकी थी। काजिम शाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो नजरें सीधा जयनमाज पे बैठ के नमाज पढ़ती हुई एजल शाह की तरफ उठी थी। ऑफिस में गायब दिमागी से काम करने की वजह से उसे कोई फायदा महसूस नहीं हुआ, तो वो जल्दी हवेली आ गया। वो सफ़ेद दुपट्टे को चेहरे के गिर्द हिजाब की सूरत में लपेट के नमाज अदा करती कोई हूर परी मालूम हो रही थी। सफ़ेद हिजाब उस पर काफ़ी जचता हुआ उसके चेहरे को नूरानी जाहिर कर रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ काजिम शाह पे जानता था कि ये चेहरा असल में नूरानी नहीं बल्कि घनौना है। उसकी आरज़ों पे टिके आंसुओं को देखते हुए वो उसे नफरत से देखता दरवाजे को बंद करते सोफे की तरफ बढ़ चुका था। सोफे पे बैठते ही काजिम शाह ने अपना सर पीछे की तरफ फेंकते हुए अपने पैर सेंटर टेबल पे रखे। एजल शाह को नमाज पढ़ते देख के उसे एहसास हुआ था उसने इस पूरे हफ्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी। वो नमाजें बाकायदगी से पढ़ता था, लेकिन उस एक हफ्ते में वो जैसे हर चीज़ से रूठ चुका था। वो दुआएं मांगना छोड़ चुका था, क्योंकि काजिम शाह हमेशा से एक ये दुआ ज़रूर मांगा करता था कि ए अल्लाह, मुझे हमेशा रुसवाई की ज़िंदगी से बचाना। जब उसकी इतनी नमाजों पे उसकी एक ये दुआ ही कबूल नहीं हो सकी, तो क्या फ़ायदा उसकी इतनी नमाजें पढ़ने का। काजिम शाह ने टूटे हुए दिल से सोचा था।
एज़र शाह आराम व सुकून से नमाज मुकम्मल करने का बाद अब दुआ मांगते हुए हिचकियों से रोती हुई अपनी गुनाह की माफ़ी मांग रही थी। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपनी हिचकियों को रोक नहीं पा रही थी। दुआ के मांगने के बाद भी जब जयनमाज से उठने को दिल नहीं किया तो वो फिर से सजदे में गिरती बच्चों की तरह रोती बार बार एक ही तहरीर दोहरा रही थी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। तू तो अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो बस मुझे एक बार माफ़ कर दे अल्लाह जी। वो बुलंद आवाज़ में बिलख बिलख के रोती अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि काजिम शाह उसके पीछे ही सोफे पे बैठा उसके लरजते वजूद पे नज़रें जमाए हुए है। अगर तुम्हें अपने गुनह का इतना ही पछतावा होता एज़र शाह, तो तुम अब तक क्यों खामोशी इख्तियार करके बैठी ना रहती? ये सिर्फ तुम्हारा गिल्ट है जो कुछ देर तक ख़त्म हो जाएगा। काजिम शाह ने इस्तेज़ाइया अंदाज में सोचते हुए अपने शूज़ उतारे थे। वो अपनी बेल्ट निकाल के टेबल पे रखता अब अपनी लेमन शर्ट के बटन खोल रहा था। कमरे में खटाक की आवाज़ सुनते हुए एज़र शाह ने बेसाख्ता इर्द गिर्द अपनी नज़रें घुमाई थी। अपने पीछे सोफे पे बैठे काजिम शाह को अपनी शर्ट उतारते देख के वो जल्दी से जयनमाज से उठती अपने आंसू रगड़ के साफ कर रही थी। काजिम शाह को वाइट वेस्ट में देखते उसकी भीगी पलकें लरज़ी थी। उस वाइट वेस्ट में उसका धोतिया सफ़ेद बॉडी बिल्डर वजूद मज़ीद दिलकश लग रहा था। एज़र शाह को खुद पे गुस्सा आ रहा था जो वो बिना काजिम शाह की मौजूदगी का लिहाज किए ऊंचा ऊंचा रो रही थी। न जाने वो उसकी इबादत को भी ड्रामा समझ रहा हो। मुझसे नहीं, काजिम लाला से माफ़ी मांगो एज़र शाह, पूरी हवेली वालों से माफ़ी मांगो। वो जायनमाज़ वापस से ड्रेसिंग रूम में रख रही थी जब जुरेर शाह का जुमला उसके कानों में गूंजा था। वो गहरी सांस भरते हुए कमरे में दाखिल होती छोटे छोटे कदम उठाती काजिम शाह की तरफ बढ़ी, जो अपने सर के नीचे कुशन रखे आरामदेह अंदाज में सेंटर टेबल पे अपने पैर टिकाए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। एज़र शाह सोफे के बिल्कुल एंड वाले कोने पे बैठी एक नज़र उसे देखने के बाद अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे लग रहा था शायद वो उसे मुखातिब करेगा, लेकिन उसके कितनी ही देर बैठने पे भी उसने उसे मुखातिब नहीं किया। वो मोबाइल में यूं मसरूफ था जैसे एज़र शाह का वजूद उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखता हो, या वो कमरे की फजूल सी चीज़ हो। वो उसे शाहजी बोलने से भी कतराती थी, क्योंकि उसके शाहजी बोलने पे वो उसके होंठों को सख्त सजा देता, उन पे जख्म छोड़ जाता था। मुझे आपके सीने से लगना है। एज़र शाह अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाती भराई आवाज़ में तकलीफ से बोली थी। वो उसके सीने से लग के ढेर सारा रोते हुए उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। एज़र शाह के अल्फाज पे काजिम शाह के फ़ोन चलाते हाथ थमे थे। काजिम शाह कितने लम्हे हिल नहीं सका। उसके लहजे की अज़ियत देखते हुए दिल ने फ़ौरन अपील की थी कि उसे बाहों में भर लिया जाए, लेकिन दिमाग एज़र शाह के खिलाफ दलीलें दे रहा था। काजिम शाह उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ देखे बिना फिर से अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। मैं कुछ देर के लिए आपके सीने पे सर रख लूं? उसकी खामोशी पे वो बेआवाज़ रोते हुए अपनी कमीज़ पे उंगलियों से डिज़ाइन बनाती उससे इजाज़त मांग रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो बगैर इजाज़त के उसके साथ लगेगी तो वो उसे बुरी तरह से झटक देगा। वो रहा तकिया उस पे जाके सर रखो, मेरा सीना तुम जैसी मक्कार और फरेबी औरत के लिए मयस्सर नहीं है। कासिम शाह उसकी मज़लूमियत पे जले दिल से धाड़ा था। उसकी मासूमियत और मज़लूमियत से चिढ़ होने लगी थी उसे। एज़र शाह को उससे जवाब की तवक्को नहीं थी। वो रात में उसी मक्कार और फरेबी औरत के सीने पे सर रख के ही तो सोया था, तो अब इतना सफाक कैसे बन सकता था? एज़र शाह ने अपनी भीगी नीली आंखें उस पर टिकाते हुए तकलीफ से सोचा। कासिम शाह की धाड़ पे बेड पे सोई हुई एज़र शाह की किटी ने अपनी आंखें खोलते हुए उनकी तरफ देखा था। अपनी मालकन को रोते देख के वो किटी तेजी से बेड से उतरती, अपनी पूंछ को हिलाते हुए मासूमियत से एज़र शाह के पैरों में बैठती, अपना चेहरा बार बार उसकी टांगों पर रगड़ती हुई उसे खुद की तरफ मतवज्जे कर रही थी। बिलाखिर किटी की कितनी कोशिशों पे एज़र शाह ने मोबाइल में मसरूफ काजिम शाह से नजरें हटाते हुए अपने पैरों की तरफ देखा। अपनी किटी को देखते हुए वो कुछ देर इसी उम्मीद से सोफे पे बैठी रही कि शायद काजिम शाह उस पे रहम या तर्स खाता हुआ उसे सीने से लगाएगा, लेकिन उसने हमेशा की तरह साबित किया था गुस्से में उससे ज़्यादा बेरहम कोई नहीं होता। काजिम शाह अब अपने फ़ोन को सामने टेबल पे रखता अलमारी की तरफ बढ़ चुका था। सुबकी और आहत के एहसास से एज़र शाह का चेहरा सुर्ख पड़ा था। उसके वॉशरूम में बंद होने पे एज़र शाह ने अपने पैरों में पड़ी किटी को उठा के अपनी गोद में बिठाया। वो अपना निचला लब पे दांतों का दबाव बढ़ाती कब से अपने आंसू रोकने की तगदो कर रही थी, लेकिन बिलाखिर वो खुद पर से जब्त खोती हुई अपनी किटी के सर पे अपना चेहरा छुपाती हुई फूट फूट के रोई थी। उसके जले हुए हाथ में हनूज बेहद तकलीफ थी। वो बेरहम बनी कल से अपने हाथ की तकलीफ को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अभी उसे अपने हाथ से कई ज़्यादा तकलीफ अपने दिल में महसूस हो रही थी। काजिम शाह वॉशरूम में आते ही अपनी लहू रंग हेजल गोल्डन आंखों में पानी के छींटे मारता सामने लगे शीशे पे जोर से अपना हाथ मारता उसे बेदर्दी से जख्मी कर चुका था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ एज़र शाह, तुमने मुझे एक बार तोड़ा था, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँगा जो तुम्हें दोबारा ऐसा करने दूंगा।
काजिम शाह अपने हाथ को बेदर्दी से स्लेब पे जोर जोर से मारता दबी दबी आवाज में गराया था। वो लापरवाही से ठंडे पानी से शावर लेता, अपने गर्म दिमाग को ठंडा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं कुछ देर के लिए आपके सीने पे सर रख लूं? एजल शाह का यह जुमला काजिम शाह के दिमाग में बारहा गूंजता हुआ उसे बेचैन कर रहा था, और काजिम शाह को अपनी बेचैनी पे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो बार बार अपने हाथ को बेदर्दी से दीवार पे मारता खुद के दिल पे लानत भेज रहा था। वो खुद से पक्का अज़म बना के वॉशरूम से बाहर निकला था कि वो आज उसे अपने सीने से लगाना तो दूर, वो उसे अपनी गुर्बत भी नहीं बख्शेगा। वो तड़पे पूरी रात काजिम शाह के हिसार में आने के लिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से वो उन दिनों में अपने अपनों के लिए तड़पाए, उनकी बेतबारी पे सुलगाए। वो वॉशरूम से निकला तो ब्लैक गरम ट्रैक सूट पे मलबूस था। वो अपने गीले गोल्डन बालों में उंगलियां फेरता हुआ एक नज़र अपनी किटी के सर में चेहरा छुपाई लरसती हुई एजल शाह को देखता ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा। अपने बालों को टॉवल से अच्छे से साफ करने के बाद वो उन्हें ब्रश करता, अपनी गोल्डन दाढ़ी मूंछों पे हाथ फेरता बेड की तरफ बढ़ा था। लेकिन फिर उसे याद आया था उसका फ़ोन तो सोफे पे पड़ा है। वो उल्टे पैर वापस होता सोफे तक आया। वो झुक के अपना मोबाइल उठा ही रहा था जब नज़रें एजल शाह और उसकी किटी की तरफ उठी। एजल शाह की किटी अपनी मालकन के हाथ में बार बार अपना चेहरा रगड़ती मियाऊं मियाऊं करते हुए उसे खुद की तरफ मतवज्जे कर रही थी, जो खामोशी की मूरत बनी अपना चेहरा उस किटी में छुपाए हुए थी। कादिम शाह अपने नरम जज्बातों को लगामे डालता हुआ अपना फ़ोन उठा के बेड की तरफ बढ़ चुका था। अगर तो तुम्हें ये लग रहा था मुझसे शादी के बाद तुम पढ़ाई से अपनी जान छुड़वा लोगी, तो ये भूल है तुम्हारी। सुबह मेरे उठने से पहले तुम कॉलेज पहुंच रही हो, चाहे अपने चहीते लाला यानी अहान शाह के साथ या फिर किसी ड्राइवर के साथ। अगर तुमने अपने कॉलेज से एक रोज़ का नागा भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह मुझे हवेली में तुम्हारी शक्ल किसी सूरत नज़र नहीं आनी चाहिए। उसे कितनी देर से बिल्ली में चेहरा छुपाते देख के बिलाखिर काजिम शाह गुस्से से दौड़ा था। वो काम करना चाहता था जिससे उसकी जान जाती थी, और सबसे ज़्यादा जान तो उसकी पढ़ाई से ही जाती थी। काजिम शाह की धाड़ पे एजल शाह ने लरसते हुए उसकी तरफ देखा। उसे याद आया उसके 3 यूनिफॉर्म थे और तीनों ही धोने वाले थे। उसने मुलाजमा को देख के धुलवाने की जहमत नहीं की थी। जिस तरह से काजिम शाह ने उसे कॉलेज जाने का हुक्म दिया था, वो उसका हुक्म टाल के अपने लिए कोई सजा नहीं चुनना चाहती थी। और वैसे भी हाँ, भी तो काफ़ी दिनों से उसकी पढ़ाई पे जोर दे रहा था। लेकिन मेरा कोई यूनिफॉर्म धोया हुआ नहीं है, एजल शाह मनमनाते हुए बोली। तो हाथ किस लिए हैं तुम्हारे? उठो और अभी जाके अपना यूनिफॉर्म धो। बिल्ली के साथ ये चोंचले बंद बाद में कर लेना। कातिम शाह जहर खुद लहजे में बोलता फंकारा था। मैं एजल शाह खुद से मुखातिब हुई। उसने आज तक अपना यूनिफॉर्म नहीं धोया था, तो अब यूं इतनी सर्दी में वो कैसे अपना यूनिफॉर्म धोती फिरती, और रात में उसका यूनिफॉर्म सूखेगा कैसे? इज़्ज़त शाह परेशानी से सोच रही थी। हाँ, तुम क्वीन एलिज़ाबेथ तो हो नहीं, तुम जिस पे काम करना हराम हो। काज़िम शाह इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला था। वो उसकी खुद से की गई बुड़बुड़ाहट सुन चुका था। एज़ल शाह उसके तंज पे अंदाज पे गहरी सांस भरती हुई अपनी बिल्ली को खुद से दूर करते दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये कहाँ जा रही है अब? उसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देख के मोबाइल में मसरूफ काजिम शाह ने दिल में सोचा था। कहाँ जा रही हो तुम? उसे दरवाज़ा खोलते देख के काजिम शाह ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। अपने कमरे से यूनिफॉर्म लेने। इज़ल शाह ने चौंकते हुए उसकी तरफ एक नज़र देख के जवाब दिया। मेरी तरफ से कहीं भी जाओ, लेकिन पहले मुझे सामने से रिमोट पकड़ाओ। काजिम शाह लापरवाही और रौब से बोला था। इज़ल शाह ने हाँ में सर हिलाते हुए एलसीडी की तरफ जाते उसका रिमोट उठाया। छोटे छोटे कदम उठाती हुई वो काजिम शाह की तरफ बढ़ी थी। वो काजिम शाह को रिमोट पकड़ा ही रही थी जब अल्लाह जाने उसका पैर काजिम शाह की लंबी टांगों में कैसे उलझा, और वो कैसे लहरा के काजिम शाह के कुशादा सीने पे जोर से गिरी। इस अचानक आफताब पे एजल शाह के नर्मो नाजुक लब काजिम शाह की शर्ट के ऊपर उसके दिल के मकाम पे टच हुए थे। ये क्या ड्रामा है? उठो, जाके अपना यूनिफॉर्म धो। काजिम शाह अपने लहजे को सख्त बनाते हुए सर्द लहजे में बोला। उसके छोटे छोटे हाथों को अपनी गर्दन के गिर्द से वो कब से चटक चुका था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं सब ठीक कर दूंगी शाह जी। हम फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। एजल शाह उसके गालों पे हाथ रख के बोलती, खुद में भरपूर हिम्मत पैदा करती, नरमी से उसके अनाबी लबों पे अपने गुलाबी लब रखती, जोर से अपनी आंखें मीच चुकी थी। वो उसे मनाने की एक छोटी सी कोशिश करती, कानों की लू तक सुर्ख पड़ चुकी थी। काजिम शाह जो उसकी हरकत पे हैरानगी से अपनी हेजल गोल्डन आंखें फैला चुका था, उस दिन उसके होंठों के गिर्द उसकी फैलाई गई लिपस्टिक का मंजर याद करके वो अगले ही पल उसे जल्दी से खुद से दूर झटकता उसके बालों पे अपने हाथ की मुट्ठी में दबोच चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इतना घटिया हरकत अंजाम देने की? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बेबाक हरकतों से मैं अपना दिल निकाल के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगा और हम दोनों फिर से पहले की तरह हो जाएंगे? कहाँ से सीखी है तुमने इतनी सी उम्र में इतनी चालबाजियां और ये घटिया बेबाक हरकतें एजल शाह? आई एम सरप्राइज्ड।
काजिम शाह बेहद सफाकी से दौड़ा था। उसके इतने खतरनाक और तौहीन आमेज रिएक्शन पे एजल शाह का दिल किरचियों में टूटा। उसने आज पहली बार इतनी बेबाक हरकत बेहद हिम्मत से अंजाम दी थी, लेकिन काजिम शाह का रिएक्शन उसे बुरी तरह से डरा चुका था। उसे लग रहा था वो बहुत गंदी हरकत कर चुकी है। एजल शाह का चेहरा शर्मिंदगी और आहत से सुर्ख पड़ चुका था। नीली आंखों में लबालब आंसू जमा हो चुके थे। पूरे जिस्म पे कपकपाहट तारी थी। आई एम सॉरी। एजल शाह एक जुस्त में उस पर से उठती, लड़खड़ाते हुए लहजे में बोलती काजिम शाह के कमरे से भाग चुकी थी। उसके यूं रोते हुए भाग के जाने पे काजिम शाह के दिल को कुछ हुआ। उसे एहसास हुआ था उसने ज़रूरत से ज़्यादा हार्श रिएक्शन दे दिया है। उसका सुख चेहरा बता रहा था उसने काफ़ी हिम्मत से वो हरकत अंजाम दी थी, लेकिन काजिम शाह के रिएक्शन पे वो शर्मिंदगी से झरझरी लेती उसकी तरफ मुजरिमों की तरह देख रही थी, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता वरना मैं जल्द ही पागल हो जाऊँगा। काज़िम शाह अपने साइड टेबल से लैंप उठा के ज़ोर से ज़मीन पे मारते हुए दहाड़ा था। वो अपने लबों पे उसका नरम मुलायम लम्स अभी तक महसूस कर रहा था। उसका नज़ाकत से बड़ा लम्स उसे जैसे पागल कर चुका था। काज़िम शाह को उस वक़्त शदीद प्यास महसूस हुई थी। हलक में जैसे कांटे उग आए थे। काज़िम शाह ने बेसाख्ता अपनी ज़ुबान को अपने होंठों में दबाते उसके लम्स का जायका चखने की कोशिश की। वो उस वक़्त हवेली से निकलना चाहता था। वो अपने गोल्डन बालों में अपना ज़ख्मी होते फेरता हुआ अपना ज़ख्मी बाहर की तरफ बढ़ने वाला था, जब नज़रें सोफे पे सुकून से सोई हुई किटी की तरफ उठीं, तो उसके कुछ देर पहले आवाज़ फेंकने पे कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल के उसे मुंह बना के देखती फिर से अपनी आंखें मूंद चुकी थी। यही किटी कुछ देर पहले उसकी बीवी के साथ रोमांस करती हुई बार-बार अपना चेहरा उसके चेहरे और हाथों के साथ रगड़ रही थी। काज़िम शाह जारहाना अंदाज में सोफे की तरफ बढ़ा। पहले तो दिल किया उस किटी को उठा के दीवार पे मार के उसका काम ही तमाम कर दे, लेकिन अगले ही पल अपना इतना खतरनाक इरादा कैंसिल करते हुए काजिम शाह ने उसकी बड़ी बड़ी मूंछों को अपनी पोरों से जोर से खींचते हुए पीछे सोफे पे धिक्का देते उस मीसनी की नींद खराब की थी जो हमेशा आग लगा के सुकून से सो जाया करती थी। अपनी मूंछों के मरोड़े जाने पे किटी ने जोर जोर से मियाऊं करते हुए उसकी जख्मी हाथ पे दांत गाड़े। आउच! काजिम शाह को इतनी दर्द अपना हाथ शीशे पे मारने से नहीं हुई थी जितनी उस बिल्ली के दांत गाड़ने पे हुई। यू ब्लडी कैट! मर जाओ फितनी! काजिम शाह उसे सोफे से उठा के जमीन पे फेंक के गराता खुद सोफे पे लेट चुका था। वो न जाने क्यों हवेली से जाने वाला प्लान कैंसिल कर चुका था। किटी जमीन से उठते हुए बर्क रफ्तारी से काजिम शाह पे चढ़ के उसके सीने पे अपने पंजे और दांत काटती उसी तेजी से उसके कमरे से भागती नीचे एजल शाह के कमरे की तरफ बढ़ी। काजिम शाह उस अचानक अवतार पे उसे देख के रह गया। अपने सीने पे कुछ देर पहले जहां एजल शाह के नरम लबों के लम्स पे दिल धड़का था, उस बिल्ली के दांत काटने पे उसका मूड बुरी तरह से खराब हुआ था।